नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट करेंगे। ये जो है सेकंड टॉपिक है जो कि 5 नंबर में आएगा। इस टॉपिक से हम स्वाधीनता आंदोलन के प्राथमिक वर्ष टॉपिक नंबर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आपके दिमाग की गागर में भरते हैं ज्ञान का महासागर। आपको ये पता ही होगा कि इससे पहले हम भारतीय इतिहास की सारी कंप्लीट क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, वो पैरेलली चली रही हैं। ठीक है, तो आप साथ में इनको भी पढ़िए और आने वाले टॉपिकों के लिए कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। ठीक है, और किस बुक का सेशन चाहिए तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर सेकंड के नाम से है और इसमें भी टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्राथमिक वर्ष। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और एक ही वीडियो में आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके लिए मैंने जूम कर दिया है पूरा, तो आपको क्लियरली विजिबल रहेगा। ठीक है, जिससे आपको साफ साफ क्लियर क्लियर समझ में आएंगी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्राथमिक वर्ष। राष्ट्र एक भावनात्मक अमूर्त इकाई मानी जाती है और जब किसी राज्य के लोगों में रीति रिवाज, परंपरा, विरासत, संस्कृति आदि के आधार पर एकता का बोध होता है तो यही भावना राज्य को राष्ट्र में बदल देती है। भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति क्या क्या कारण है राष्ट्रवाद के, तो वो हम देखते हैं। आधुनिक शिक्षा व मध्यम वर्ग का उदय होना, रेलवे, डाक तार जैसी तीव्र संचार व परिवहन व्यवस्थाओं की स्थापना होना, प्रेस व साहित्य की भूमिका अदा होना, आर्थिक प्रशासनिक का एकीकरण, भारत में गौरवमयी अतीत की खोज, समाजवादी धार्मिक सुधार आंदोलन व विवेकानंद जैसी विचारकों की प्रेरणा, वायसराय, लिंटन व कर्जन की प्रक्रियावादी नीति, एल्बर्ट विल विवाद, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, सामाजिक धार्मिक सुधार का प्रसार, मध्यम वर्ग का उदय, ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम ने भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षा को जन्म दिया। पाश्चात्य शिक्षा में की भूमिका ने भी भारत में राष्ट्रवाद को पनपने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को एक तार्किक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से चरण है वो देख लेते हैं। प्रथम चरण को है हमारा 1885 से 1905। द्वितीय चरण है 1905 से 1919। तृतीय चरण है हमारा 1919 से 1947 और उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की प्रमुख घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पे कई बार बनता है। इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था जो पश्चिम की उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में कांग्रेस परिपक्व होने के साथ अपने उद्देश्यों और सीमाओं का विस्तार कर चुकी थी। आगे देखते हैं। अब यह संस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रगतिशील थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इसी चरण में कांग्रेस के उग्रवादी गुट का सर्जन हुआ, मतलब उग्रवाद, जैसे कि गर्म दल के। राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण पूरी तरह गांधी जी के नेतृत्व में रहा। इस चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य पर कार्य किया। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, कांग्रेस से पहले कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी वो देखते हैं, क्या क्या बातें हैं वो देखते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान अपनी मांग रखने के लिए संगठन निर्माण की प्रक्रिया 1830 के दशक में शुरू हुई, किंतु आरंभ इन संगठनों का नेतृत्व वर्गीय स्वार्थी हितों पर आधारित था। मतलब ये लोग थे स्वार्थी थे, किंतु 1870 तक दशक आते आते संगठनों की स्थापना व नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग के पास वर्ग करने लगा। आरंभ में इनमें क्षेत्रीयता का अभाव अधिक था, इसलिए बम्बई प्रेसिडेंस व मद्रास महाजन जैसी सभा जैसी संस्थाएं बनी, किंतु धीरे धीरे राष्ट्रवाद की बढ़ती चेतना ने
इसी परिस्थिति पैदा कर दी कि एक बृहत राष्ट्रीय मंच स्थापित हो गया। इसी कारण रणनीति अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस की, पहले इसका नाम था अखिल भारतीय कांग्रेस, फिर कांग्रेस पार्टी, ठीक है। 1837 में द्वारका नाथ टैगोर ने नेतृत्व में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई। यह संगठन जमींदारों के हितों की रक्षा को समर्पित था। यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। ब्रिटेन में भारतीय जमींदारों के हितों को सरकार से अवगत कराने हेतु 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1851 में। 1866 में दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराना था, ठीक है। आगे चलते हैं। 1870 में रानाडे वासुदेव व एस.एच. चिपुलकर जोशी के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा किसने आयोजित की? एस.एच. चिपुलकर ने, जो एक सामाजिक राजनीतिक संगठन और सरकार व जनता के बीच सेतु का काम करने के लिए यूज हुई। इस संस्था ने पहली बार 1875 में ब्रिटिश संसद में के समक्ष भारतीयों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई। 1875 में शिविर घोष द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की गई। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। आगे देखते हैं हम लोग। 1885 में फिरोज शाह मेहता, बकरुद्दीन तैयब और के.टी. तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना की गई। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलेन एक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1885 में की गई थी, ठीक है। अब आपको और ज़्यादा क्लियरली विजिबल रहेगा, ठीक है। इसमें ह्यूम, सॉरी एक सेकेंड इरेज कर देते हैं, नाम ही हमने काट दिया। इसमें ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल प्रसाद तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया। बहुत फेमस लाइन है, बहुत फेमस क्वेश्चन बनती है इस लाइन से, ठीक है। प्रथम अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ? ए.ओ. ह्यूम। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ? बम्बई के गोकुला प्रसाद तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में। ये 4-5 क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं। कांग्रेस का स्थापना सत्र पहले पूना में आयोजित होना था, परंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण यह स्थान बदलकर बम्बई का तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय चुना गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें अधिकांश थे पत्रकार और वकील थे। कौन लोग थे? पत्रकार और वकील लोग इसमें शामिल हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष होने का गौरव व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। इस सम्मेलन में कुल 343 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ। अध्यक्षता बकरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिसमें कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 607 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। बकरुद्दीन तैयब। अब इस वाले अधिवेशन से, तीसरा अधिवेशन जो मद्रास में हुआ है, इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो बकरुद्दीन तैयब जी बने। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की, जो कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में कुल 1248 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, पहले यूरोपियन या पहले अंग्रेज कौन थे जो अध्यक्ष बने? वो थे जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है, ठीक है। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना से जुड़े सबसे प्रचलित विवाद सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने जानबूझकर सिविल सर्वेंट ह्यूम
के द्वारा, जानबूझकर सिविल सर्वेंट ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना कराई। ठीक है, इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रचार लाला लाजपत राय ने किया। बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष ये बने। ये कौन बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। विलियम बेडनबर्ग ने ह्यूम की जीवनी नामक पुस्तक लिखी है। कांग्रेस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। कांग्रेस लोगों का समूह शब्द कांग्रेस लोगों का समूह शब्द की उत्पत्ति अमेरिका के इतिहास से हुई है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार डफरिन के दिमाग की उपज था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर दिया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणियां, किसने क्या क्या टिप्पणी की है कांग्रेस के ऊपर, वो हम देखते हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बात कही है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ये सर सैयद अहमद खान ने बात कही। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का जो सम्मेलन हो रहा है वो 3 दिन का तमाशा मात्र है, तो ये बात कही किसने? अश्वनी कुमार दत्त जी ने कही। आगे देखते हैं। वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, ये बात कही है डफरिन ने। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये बात कही बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये बात किसने कही? लाला लाजपत राय ने। अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी। अब बात करते हैं हम कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए थे, प्रमुख अधिवेशनों की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो 1885 की बात है, ये प्रथम अधिवेशन था, बम्बई में हुआ। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और तथ्य इसका रिलेटेड है, प्रथम हिंदू अध्यक्छ थे इसके। 1886 में ये कोलकाता में हुआ, दादा भाई नेहरूजी इसके अध्यक्ष बने, प्रथम फारसी अध्यक्ष थे ये। 1887 में मद्रास में हुआ ये। ठीक है, बकरुद्दीन तैयब जी बने, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। सर सैयद अहमद ने इन्हें पत्र लिखकर कांग्रेस से ना जुड़ने की सलाह दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि बकरुद्दीन तैयब जी को किसने मना करा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मत बनो? तो सर सैयद अहमद खान ने इन्हें मदद किया। आगे बात करते हैं। 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल बने, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के कुल 4 यूरोपीय अध्यक्ष बने। 1905 में बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले थे इसके अध्यक्ष। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 1906 में कोलकाता में हुआ, दादा भाई नेहरूजी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। 1907 में सूरत में हुआ, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का विभाजन नरमपंथ और गर्मपंथी में हुआ, स्पष्ट हो गया। रास बिहारी बोस थे उस समय पे। तो 1907 में पहले यह सम्मेलन पूना में होना था, किंतु तिलक का प्रभाव अधिक होने के कारण इसे सूरत में ले जाया गया। आगे बात करते हैं। 1916 में लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मंजूमदार बने। उदारवादी व गर्म दल का मिलन हुआ, मतलब अब यहाँ पर मिलन हो गया दोनों का, उदारवादी और गर्म दल का। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। तो 1916 में मंजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बनते हैं कि जिस समय ये लोगों का मिलन हुआ उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मंजूमदार। आगे देखते हैं हम लोग। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष थे। और ये कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1924 में बेलगांव में हुआ, इसमें महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने। मात्र एक बार गांधी जी यहीं के अध्यक्ष बने थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी किस जगह के अध्यक्ष बने थे? तो बेलगांव में जब सम्मेलन हुआ तो वहां के अध्यक्ष बने थे 1924 में। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, सरोजनी नायडू बनी अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, ये महिला अध्यक्ष थी, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है सरोजनी नायडू। 1929 में लाहौर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने, पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव लाया गया। 1930 में हुआ, प्रथम वर्ष जब कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1930 ऐसा साल था जिसमें कोई अधिवेशन नहीं किया गया। आगे चलते हैं। 1931 में कराची में हुआ,
सरदार पटेल इसके अध्यक्ष बने। पहली बार किसानों के लिए आर्थिक नीति का प्रस्ताव एवं मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1936 में फैजपुर में बने। फैजपुर में हुआ, जहां पर फिर से जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन इस किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। 1938 में हरिपुरा में हुआ। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। आगे है 1939 में त्रिपुरी में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, परंतु गांधी जी की असहमति के कारण पद त्यागपत्र दे दिया उन्होंने और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की उन्होंने। 1940 में रामपुर में हुआ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बने। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940-45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहेगी। ठीक है, यही अध्यक्ष रहे 45 तक। फिर उसके बाद 1946 में हुआ। मेरठ में आचार्य JV कृपलानी बने। आज़ादी के समय कृपलानी ही अध्यक्ष थे और आज़ादी के बाद भी पहले अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे सारे अधिवेशन कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं। 1440 से लेकर के 45 तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए। देखो ये गलत है, 14 नहीं होगा, यहाँ 18 होगा। ठीक है, 1840 से 45। देखो अभी एक लाइन भी आई थी। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए। अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे इसी पीरियड में। ठीक है, 6 साल तक। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। 1896 में पहली बार गर्मपंथी के द्वारा वंदे मातरम गाया गया। 1911 में पहली बार जनगणमन गाया गया। 1926 में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन पूर्वोत्तर गुवाहाटी में हुआ। आज़ादी के बाद गांधी जी कांग्रेस को विघटित करने की सलाह दी गई गांधी जी के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता के लिए किया गया था। 1955 में आवड़ी के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने समाज का सामाजिक प्रतिरूप स्वीकार किया। आगे चलते हैं हम लोग। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक का। अब उदारवादी चरण के बारे में बात करते हैं हम लोग। कांग्रेस का आरंभिक नेतृत्व उदारवादी कहलाया, क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति चाहते थे। इसका लक्ष्य अनुनय, विनय, प्रतिवेदन, भाषण, लेखों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अपनी मांगें प्रस्तुत करना था। मतलब प्यार से बातें अपनी कहना था। उदारवादी की प्रारंभिक मांगों में राजनैतिक, आर्थिक व प्रशासनिक विषय शामिल किए गए, किंतु आरंभ में सामाजिक विषय को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इससे वर्ग संघर्ष की स्थिति उभर सकती थी। ठीक है, वर्गों में संघर्ष हो सकता था। औपनिवेशिक शासन की आर्थिक समीक्षा उदारवादी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा गई है, क्योंकि RC दत्त, नेहरूजी जैसे विचारकों ने भारत की भूमि, भुखमरी, अकालों का कारण ब्रिटिश आर्थिक नीति को माना है। उदारवादियों की मांगें क्या क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रशासनिक राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा में भारतीकरण और विधानसभाओं का विस्तार तथा चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग। मतलब अपने सदस्यों को, भारत के सदस्यों को इन सब चीज़ों में भाग देना चाहिए, मतलब इनको भी प्रतिभाग करने का मौका देना चाहिए। न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से पृथक किया जाए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया। राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग, सिंचाई योजना, कृषि बैंकों की स्थापना की मांग की गई। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग की गई। उदारवादी नेताओं के प्रमुख कौन कौन थे उनके नाम हम देखते हैं। तो उदारवादी नेताओं में हमारे प्रमुख थे दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और दीनशाह बांचा। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगें मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन के दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उदारवादी नेता दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, किस मतलब उपनाम बहुत आ जाते हैं पेपर में। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की।
सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, किसने? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाली नामक पत्र निकाला और इंडियन इन मेकिंग नामक पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनने वाले पहले व्यक्ति थे। उदारवादियों ने उदारवादियों की आलोचना करते हुए कहा कि यह नेतृत्व भिक्षुक की तरह है और यह कोई उपलब्धि हासिल न कर सका और साथ ही कांग्रेस 3 दिवसीय तमाशा भी कहा गया। उग्रवादी चरण 1905 से 1913। उदारवाद की असफलता के बाद मुख्यतः युवाओं ने गैर संवैधानिक तरीके को अपनाते हुए स्वराज को अपना लक्ष्य चुना, इसलिए वे उग्रवादी कहलाए। उग्रवादी नेताओं में उग्र राष्ट्र को जन्म देने वाले कारण हैं। गौरवमयी अतीत की खोज 1986 से 1900 के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार में 1903 का आयोजन किया गया, जिसमें भारी व्यय किया गया, बहुत सारा पैसा खर्चा किया गया। विवेकानंद जैसे विचारकों की प्रेरणा मिली इनको। तिलक राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर लंबे कारावास की सजा दिया जाना, ये भी इसका कारण था। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव था। उग्रवादी मूलतः पुनर्स्थापनावादी थे, अर्थात वे अपने प्राचीन मूल्यों की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पश्चिमीकरण व अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया और स्वदेशी का समर्थन किया। उग्रवादी भारत के आधुनिकीकरण के लिए अंग्रेजों की भूमिका नहीं स्वीकारते थे। इसी बीच 1905 में बंगाल का विभाजन का निर्णय हुआ तो उदारवादी इसे केवल बंगाल से ही सीमित रखना चाहते थे। इन बढ़ते मतभेदों के अंततः 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कर दिया गया। अंततः उग्रवादी नेताओं का मानना था कि हाथ पांव जोड़कर अंग्रेजों से प्रार्थना करने और स्वतंत्रता की भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। इसके लिए स्वावलंबन संगठन संघर्ष की आवश्यकता होगी। उग्रवादी ने सोचा अब हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें लड़ना ही पड़ेगा। लॉर्ड कर्जन की नीतियां उग्रवाद को जन्म देने की में अग्रणी रहीं। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज, देशद्रोही की संज्ञा दी। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इनको पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस बुक से रिलेटेड सेशन चाहिए। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी नेता 3 प्रमुख नेता थे। ठीक है, तिलक ने केसरी, बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया और लाला लाजपत राय ने पंजाबी। देखो, बाल गंगाधर तिलक ने तो केसरी लिखी, बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया और लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्यमय नामक पुस्तक की रचना की। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा इन्होंने दिया। और इसमें भी आगे चलते हैं। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति का जनक। चिरोल ने क्या कहा कि बाल गंगाधर जो तिलक हैं वो भारतीय अशांति के जनक है, मतलब भारत में अशांति फैला रहे हैं। अरविंद घोष ने न्यू लैब फॉर द असोल्ड नामक चर्चित पुस्तक लिखकर भारत में पहली बार निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार रखा। डिवाइन लाइफ अरविंद घोष की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी, लोकप्रिय पुस्तक रही। लाल, बाल और पाल को उग्रवाद की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल, बाल और पाल अग्रमूर्ति कही गई हैं, उग्रवाद की त्रिमूर्ति ये कही गई हैं। लाला लाजपत राय ने द प्यूपिल व यंग इंडिया नामक पत्रों के लेखन को संबोधन किया। लाला लाजपत राय ने 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेन यूनियन कांग्रेस की पहली अध्यक्षता की थी। यहाँ पर ही ये हमारा पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।